हाय दोस्तों, लर्न इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनरल स्टडीज़ और साथ में मैथ्स के कुछ टॉपिक का वीडियो हमने प्रोवाइड किया है। इस चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे उन सभी छात्रों के लिए जो आज घर में बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और उनके लिए हम लगभग वैसे टॉपिक को उठा रहे हैं जिसमें ढेर सारी कठिनाइयाँ भरी रहती है। तो उसी तरह से जैसे कि हमने पॉलिटी स्टार्ट किया था, और पॉलिटी में जो है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था और संविधान सभा क्या है, और उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से दिया था, और उसमें हमने बता दिया था कि किस तरह से उसमें सदस्यों का चयन हुआ था, संविधान बनने में किन किन लोगों का योगदान था और हमारा संविधान किस तरह का था। तो उसी में हमने बताया होगा कि 13 दिसंबर को, यानी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। तो वही कालांतर में प्रस्तावना बना था। तो दोस्तों, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या अदर जनरल कंपटीशन हो, उनमें इस तरह से, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। और क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं कि आप रट लेंगे और उसका सीधा आंसर कर देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना कहाँ से आया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रियम्बल। हाय दोस्तों, लर्न इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनरल स्टडीज़ और साथ में मैथ्स के कुछ टॉपिक का वीडियो हमने प्रोवाइड किया है। इस चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे उन सभी छात्रों के लिए जो आज घर में बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और उनके लिए हम लगभग वैसे टॉपिक को उठा रहे हैं जिसमें ढेर सारी कठिनाइयाँ भरी रहती है। तो उसी तरह से जैसे कि हमने पॉलिटी स्टार्ट किया था, और पॉलिटी में जो है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था और संविधान सभा क्या है, और उससे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से दिया था, और उसमें हमने बता दिया था कि किस तरह से उसमें सदस्यों का चयन हुआ था, संविधान बनने में किन किन लोगों का योगदान था और हमारा संविधान किस तरह का था। तो उसी में हमने बताया होगा कि 13 दिसंबर को, यानी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। तो वही कालांतर में प्रस्तावना बना था। तो दोस्तों, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या अदर जनरल कंपटीशन हो, उनमें इस तरह से, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। और क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं कि आप रट लेंगे और उसका सीधा आंसर कर देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना कहाँ से आया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। तो इसमें हम लोग दो चीज़ के बारे में सबसे पहले देखते हैं। इसका स्रोत देख लेते हैं। सबसे पहले स्रोत देख लेते हैं, और उसके बाद इसका हम आधार देख लेते हैं कि प्रियम्बल का आधार क्या है और स्रोत क्या है। तो दोस्तों, स्रोत अगर देखा जाए तो इसमें दो तरह के स्रोत आपको दिखेंगे, जिसमें एक होता है थाउट यानी विचार, और दूसरा लैंग्वेज हम बोल सकते हैं यानी भाषा। इन चीज़ों को हम समझते हैं कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना का स्रोत क्या है। तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, किन देशों से लिया गया है। तो दोस्तों पता होगा कि प्रस्तावना का विचार जो है यानी थॉट जो है ये अमेरिका से लिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका।
अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया था, तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अब देखते हैं भाषा, लैंग्वेज, यानी कि प्रस्तावना का जो लैंग्वेज है वो कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना का लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, छोटा सा बेसिक है, दोनों दो चीज़ें हैं। अगर इसी में पूछ दिया जाए, केवल प्रियम्बल के बारे में पूछे कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से संगठित किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर सीधा हो जाएगा अमेरिका। अगर अलग अलग पूछता है तो इस तरह से आप आंसर देंगे। अगर सीधा पूछा जाए प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, तो हमारा आंसर सीधा होना चाहिए अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं बेस क्या है, इसका आधार क्या है। बिल्कुल हम जीरो से जाएंगे, जड़ तक जाएंगे और धीरे धीरे उसको हम एक लेवल पर पहुंचाएंगे, ताकि किसी भी क्षेत्र के कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उससे क्वेश्चन अगर प्रियम्बल से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका आधार क्या है। तो इसका आधार क्या है? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव। इसका बेस क्या है? तो उद्देश्य प्रस्ताव है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू जिस टाइम प्रस्तुत किए थे उस टाइम क्या था? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ये संविधान सभा ने 22 जनवरी इसने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। तो ये दोस्तों छोटा सा फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जो जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे वो किस नाम से था? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से था। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार किया था। तो ये छोटा सा फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रस्तावना की तरफ। अगर बढ़े तो प्रस्तावना को हम लोग पहले लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। ऐसे तो आप लोगों को याद भी होगा, लेकिन प्रस्तावना के अंदर की जो बातें हैं जो लिखी गई है, हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या होता है वी द पीपुल, यानी कि हम भारत के लोग क्या होता है, और किस तरह से संविधान बनाने के लिए हम लोग रेडी होते हैं, तो उसकी बात हम लोग अभी करने वाले हैं। तो इसको आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आइए देखते हैं जो हमारी प्रस्तावना है वो शुरू कहाँ से होती है। तो दोस्तों हमारी प्रस्तावना जो शुरू होती है, हम भारत के लोग। दोस्तों इसका अर्थ ये हुआ कि हम भारत के लोग, यानी कि संविधान। अच्छा, प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना क्या है? एक झलक है। प्रस्तावना एक झलक है किसकी? तो संविधान की। तो हमारा संविधान कैसा है वो प्रस्तावना में झलक दिखाया गया, यानी कि प्रस्तावना में दिखता है कि हमारा संविधान कैसा है। तो दोस्तों हम भारत के लोग कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो संविधान बना है, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि हमारा जो संविधान बना है उसमें संविधान की सारी शक्ति कहाँ निहित है? संविधान की शक्ति कहाँ निहित है? तो भारत के लोगों में, यानी कि जनता में निहित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यानी कि भारतीय संविधान की शक्ति किस में निहित है? दोस्तों ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, जनता। तो आंसर सीधा आप लोग करेंगे जनता। क्यों? क्योंकि हमारी प्रस्तावना जो शुरू होती है वो हम भारत के लोग से शुरू होता है। इसके बाद हम भारत के लोग, उसके बाद भारत को
अब क्या भारत को, यानी कि हम भारत के लोग, ठीक है, संविधान जो बनाया गया है तो किसके द्वारा बनाया गया है, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से देखें तो ये जनता के द्वारा बनाया गया है। हालांकि बनाया है संविधान सभा ने, लेकिन उसमें जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट भागीदारी है। तो भारत को, है ना, भारत को अब कैसा संविधान बनाने की बात करता है, यानी कि भारत में किस तरह की व्यवस्था की बात करता है, किस तरह की व्यवस्था की मांग करता है, कौन, भारत के लोग। तो देखते हैं दोस्तों, SSS, आप लोग याद रखेंगे इसको, SSSDR, है ना। भारत को कैसा संविधान बनाना है, भारत को किस तरह से बनाना है, तो SSSDR, यानी दोस्तों इसका मतलब हुआ सोवेरन, उसके बाद एक एस की बात करें तो सोशलिस्ट, फिर इस एस की बात करें तो सेकुलर, फिर डी डेमोक्रेटिक, और फिर आर रिपब्लिक। दोस्तों इसका मतलब होता है सोवरेन मतलब संप्रभु, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणतंत्र। आइए मित्रों देखते हैं कि भारत के लोगों ने किस तरह से, यानी किस तरह की संविधान बनाने की बात कही। तो भारत को हम एक ऐसा संविधान, भारत को हम ऐसा बनाएंगे जो क्या हो, संप्रभु हो, समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष हो। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग डिफाइन करेंगे, बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में डिफरेंस क्या है, या ये है क्या, या संप्रभु क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है। इसकी हम एक एक पॉइंट बना करके अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आइए इस तरह से भारत को किस तरह से बनाएंगे, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। तो पूछा गया कि इस तरह से बनाने की हमें, अगर हम इस तरह के संविधान बनाते हैं या इस तरह की भारत बनाने की कोशिश करते हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो देखते हैं। तो कहा गया इससे फ़ायदा क्या होगा, तो कहा गया इससे जस्टिस मिलेगा। इससे क्या मिलेगा, जस्टिस, यानी कि जस्टिस की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, यानी न्याय। तो न्याय जो मिलेगा दोस्तों वो 3 तरह का न्याय, यानी कि हमारी प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात की गई है और भारत के लोगों को 3 तरह का न्याय मिलेगा। अगर इस तरह का संविधान, यानी इस तरह का भारत बनता है तो भारतीयों को 3 तरह का न्याय मिलेगा, जिसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। चलिए, तो इस तरह की भारत बनाने से हमें क्या फ़ायदा है, न्याय मिलेगा। किस तरह की न्याय मिलेगा, सोशलिस्ट जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस, यानी कि 3 तरह का न्याय मिलेगा। और क्या मिलने वाली है हमें, तो दोस्तों इससे अगर इस तरह का भारत बनाते हैं तो हमें लिबर्टी मिलेगी। तो आइए देखते हैं दूसरा चीज़ हमें क्या मिलने वाला है, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की बात करता है, यानी कि इस तरह की स्वतंत्रता मिलेगा, इस तरह का भारत बनेगा तो हमें क्या मिलेगी, स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता जो मिल रहा है वो किस तरह का स्वतंत्रता मिल रहा है, हमें किस तरह की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो विचार की स्वतंत्रता मिलेगा। किसकी स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता। चलिए दोस्तों आगे यदि हम देखें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा अगर हम देखें तो विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास, अब हम लिखते नहीं हैं की स्वतंत्रता, आप लोग समझ जाइएगा। धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। तो दोस्तों हमारे प्रस्तावना में 1 2 3 4 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करता है। आप इसे याद रखेंगे, कितनी तरह की स्वतंत्रता की बात करता है? 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करता है, 3 तरह की न्याय की बात करता है। अगर हम भारत इस तरह से बनाते हैं तो फिर आगे देखते हैं इससे और क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों 3 चीज़ और फ़ायदा होने वाली है अगर हम इस तरह की भारत को बनाने की कोशिश करते हैं। तो तीसरा अगला जो हो जाएगा, इसके फ़ायदे अगर देखें तो बंधुत्व, दूसरा अगर देखें तो एकता, और तीसरा अगर देखें तो अखंडता। तो दोस्तों ये फ़ायदा है। इस तरह का संविधान, इस तरह का अगर हम भारत बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें इस तरह की फैसिलिटी मिलने वाली है। तो इस तरह से हमारा संविधान की प्रस्तावना में ये सब बातें जोड़ी गई है और संविधान में इस तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग के घर में होगा बुक, उसमें आप देख लीजिएगा प्रस्तावना क्या होता है, लाइन बाय लाइन आप याद कर सकते हैं। नहीं तो उसके जो टॉपिक होते हैं, उसके जो पॉइंट होते हैं, उसको हमने यहाँ ले लिया है। जैसे कि मान लीजिए संप्रभु क्या, इसको हम एक एक पॉइंट बना करके डिटेल करने वाले। तो अगला हमारा हेडिंग जो होगा वो हेडिंग क्या हो जाएगा? सोवेरन, यानी कि संप्रभु को हम लोग डिफाइन करने वाले। बिल्कुल मेंस लेवल का जो होता है, हम वहाँ तक की लेक्चर को इसमें शामिल करने वाले हैं। चलिए आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, संप्रभु क्या होता है, यानी कि सोवेरन क्या होता है। हेडिंग बना लीजिए, संप्रभु क्या होता है। संप्रभु, ये हमारा हेडिंग रहेगा, यानी सोवेरन। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, संप्रभु क्या होता है और इसकी टोटल टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने तरह की संप्रभु होता है। दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा, सोवेरन का अर्थ होता है, अगर हम अर्थ देखें तो स्वयं का प्रभु बोल सकते हैं, स्वयं का प्रभु। ठीक है दोस्तों, स्वयं का प्रभु। अगर इसकी हम टाइप की बात करें तो इसके टाइप की बात करें, संप्रभु कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों एक होता है आंतरिक संप्रभु, एक होता है बाहरी संप्रभु, संप्रभुता भी बोल सकते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है नॉमिनल, यानी कि नाम मात्र, इसको नॉमिनल बोल सकते हैं, नॉमिनल। इसको एक्सटर्नल बोल सकते हैं, इसको इंटरनल बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद एक रियल सोवेरन होता है, यानी कि वास्तविक स्वयंप्रभु, और एक होता है कानूनी स्वयंप्रभु, यानी लीगल सोवेरन, कानूनी। तो दोस्तों 5 तरह की संप्रभुता होती है। तो शायद आप लोग डिटेल से पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं तो आज जो है हमारे द्वारा इस 5 टाइप के सोवेरन को डिफाइन करने की कोशिश किया जा रहा है, और इसे आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए भारत जो है, भारत के बारे में कहा गया है कि भारत की प्रस्तावना में कहा गया है कि संप्रभु, यानी कि संप्रभुता की बात किया जा रहा है। अब ये संप्रभुता होता क्या है? तो दोस्तों संप्रभुता का मतलब होता है कि ये भारत है, आप मान लें इसको कि ये भारत है और भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे राज्य हैं। अगर जैसे कि महाराष्ट्र हो गया,
गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इन सभी की जो समस्याएं हैं, इन सभी की जो समस्याएं हैं, यानी कि राज्य यानी देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, और इन सभी समस्याओं का निपटारा करने के लिए अगर हमारी देश की सरकार स्वतंत्र है तो उसको हम बोलेंगे आंतरिक मामला। यानी कि आंतरिक मामला का निपटारा जो है कौन करेगा? हमारे देश की सरकार करेगा। तब हम बोलेंगे कि हमारा देश जो है यानी कि भारत जो है वो क्या है? इंटरनल सोवेरन है। अगर दोस्तों अगर देश की बाहर मान ले, यहाँ अभी देख रहे हो आप लोग कि चाइना से विवाद है, चाइना के साथ विवाद है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल विवाद। यानी कि अगर हमारे देश की प्रधानमंत्री चाइना के साथ जितनी भी बात करेगी, जिन मुद्दों पर बातें करेगी, और जो दोनों देश चाहेगी, चाइना और इंडिया जो चाहेगी, जिस तरह से समझौता करने के लिए वो कर सकती है इंडिया। किसी भी इंटरनेशनल यूनियन का उस पर दबाव यानी कि भारत के ऊपर दबाव नहीं रहेगा। अब भारत चाहे तो मध्यस्थता के लिए यूएनओ को रख सकता है, अमेरिका को, किसी भी देश को रख सकता है, लेकिन उसकी बात को मानने के लिए भारत बाध्य नहीं होगा। दोस्तों इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोवरेन। यानी कि भारत जो है क्या है? इंटरनल सोवरेन भी है और एक्सटर्नल सोवरेन भी है। यानी कि भारत अपनी आंतरिक मामलों में और अपनी बाह्य मामलों में स्वयं निर्णय ले सकता है। इस पर किसी भी दूसरे देश या किसी भी दूसरे संघ या संस्था का दबाव नहीं होगा। किसी के अंदर ये मतलब किसी की बात मानने के लिए ये बाध्यकारी नहीं होगा। आइए देखते हैं तो इसका यूज कौन करता है? इन दोनों संप्रभुता का यूज कौन करता है? तो दोस्तों इसका यूज जो करता है देश की सरकार करता है, देश की सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर पूछा जाए कि संप्रभुता कहाँ निवास करती है, यानी भारत की संप्रभुता कहाँ निवास करती है, तो दोस्तों सीधा आंसर हो जाएगा भारत के लोगों में। तो संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो भारत के लोगों में। यह भारत के लोगों में निवास करती है। क्यों? क्योंकि ये जो देश की सरकार जो होती है किसके द्वारा चुन के जाती है? भारत के लोगों के द्वारा ही चुन करके जाती है। तो इस तरह से संप्रभुता कहाँ निहित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो संप्रभुता कहाँ निहित है? तो भारत के जनता में निहित है। आगे ये देखते हैं ये नाम मात्र संप्रभु क्या होता है। तो नाम मात्र स्वयं प्रभु जो होता है, एग्जाम्पल के ले लें, जैसे कि राष्ट्रपति, यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या हैं? वो नाम मात्र यानी कि नॉमिनल सोवरेन है, यानी कि नाम मात्र के संप्रभु हैं। अगर वास्तविक की बात किया जाए, हमारे देश में वास्तविक संप्रभुता कहाँ है, किसमें निहित है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री में निहित है। वास्तविक कहाँ निहित है? तो प्रधानमंत्री में। तो हमारे प्रधानमंत्री क्या हो जाएंगे? वास्तविक संप्रभु। लेकिन अगर पूछा जाए संप्रभुता कहाँ निहित है, तो कहाँ निहित है? भारत के लोगों में निहित है। वास्तविक संप्रभुता कहाँ निहित है? तो वास्तविक संप्रभुता भारत के प्रधानमंत्री में निहित है। अब ये कानूनी संप्रभु क्या होता है? कानूनी संप्रभु दोस्तों जो हमारे देश में मुख्य न्यायालय है, यानी संविधान के अंतर्गत जितनी भी बातें आती है, संविधान भी क्या है? वो भी एक तरह का स्वयं प्रभु है। तो संविधान के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत प्रावधान, तो संविधान के अंतर्गत जो भी प्रावधान है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कानूनी संप्रभु। तो इतनी चीज़ें को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, और अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। दोस्तों कहा जाता है कि भारत जो है, कहा जाता है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जैसे कि हॉब्स हो गए, आप लोग सुने होंगे हॉब्स की विचारधारा और मैकियावेली की विचारधारा जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे विश्व के पॉलिटिकल्स ने ये बोला है कि भारत जो है ग्रुप ऑफ नेशंस है, यानी कि कॉमनवेल्थ का सदस्य है। तो कॉमनवेल्थ का सदस्य है तो भारत स्वयं प्रभु कैसे है? तो दोस्तों इसका सीधा आंसर है, आप लोग सुनेंगे कॉमनवेल्थ, या हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ नेशन, ग्रुप ऑफ नेशंस।
दोस्तों ये एक ऐसी संस्था है या एक ऐसी संस्था है जिसमें वैसे देश शामिल होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा हो, यानी कि ब्रिटेन के अधीनस्थ रहा हो। तो वैसे देशों का समूह है, वैसे देशों का समूह है जो कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। हम लिख सकते हैं ब्रिटेन का गुलाम रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे भारत में अंग्रेज़ भी लगभग 200 साल तक यहाँ भारत को अपने अधीन रखा, और भारत भी इसका सदस्य है, इसको मानना पड़ेगा, भारत भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है। लेकिन भारत अपने एक्सटर्नल और इंटरनल मामलों में कॉमनवेल्थ की बात मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि स्वयं प्रभु हैं। तो आज हम इसको यहीं तक रोकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हो जाएगा सोशलिस्ट और समाजवादी। हम इसी तरह से पूरे प्रस्तावना को एक एक पॉइंट करके अच्छी तरह से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि प्रस्तावना से पूछी जाने वाली हर एक प्रश्न का आंसर हम आसानी से दे सकें। तो दोस्तों आज इस लेक्चर को यही हम समाप्त करते हैं, और आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, और जब भी देखिए तो आपके पास पेन और पेपर होना अनिवार्य होगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चैनल पर जो है वैसे छात्रों के बीच थोड़ा शेयर कीजिए जो दूर दराज के हैं। यानी कि हम कहने का मतलब ये है कि वीडियो को इस तरह से फैलाइए ताकि हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा लाभ ले सके। तो धन्यवाद।